हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एच फाउंडेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा चैप्टर चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, उसका हमने पार्ट वन कर लिया था। तो ये हमारा पार्ट टू रहेगा। पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कर लिया चैप्टर टू का। तो हमने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका देखा, उनका स्ट्रगल देखा अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, उन्होंने कैसे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या उनकी आइडियोलॉजी रही थी उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनकी जर्नी देखी हमने। फिर हमने इस क्वेश्चन का आंसर करा कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने समझा कि हमें आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती क्यों है। उसके बाद हमने देखा हमारे इंडिया का जो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो जर्नी रही है वो किस तरीके की रही है, क्या क्या स्ट्रगल्स हमने देखे, हमारी क्या सिचुएशंस रही थी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो लीडर्स थे, यानी कि जो मेन लीडर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, हम उनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा उनके बारे में जानेंगे, वो किस बैकग्राउंड से आते थे। ये सब हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी क्या, पहले तो ये समझो। तो कुछ जो हमारे लीडर्स थे, वो आए, एक असेंबली उन्होंने बनाई जिनको उन्होंने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? इनका काम था, जो हमारा देश इंडिपेंडेंस होने वाला था, इंडिपेंडेंट होने वाला था, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का निर्माण करना। जो इंडिया के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, उन सारे लोगों का, उन सारी कम्युनिटी का ख्याल रख के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा संविधान बनाना जो सबको समान अधिकार और एक अच्छी लाइफ जीने का अधिकार दे। तो पढ़ते हैं। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन was done by an assembly of elected representatives called constituent assembly। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो इसके अंदर लीडर्स थे, जो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो कौन थे? वो इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको इलेक्ट करा गया था। अब किस तरीके से इलेक्ट करा गया था? कि नॉर्मल लोगों के द्वारा इलेक्ट करा गया था, या जो ऑलरेडी असेंबलीज के अंदर थे गवर्नमेंट के अंदर, उनके द्वारा अपॉइंट करा गया था, इलेक्ट करा गया था। तो ये वाली चीज़ भी हम समझेंगे। ठीक है। तो किस तरीके से काम चल रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो देखते हैं। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस थे वो 1946 में हुए थे। अब एक चीज़ नोट करना, 1946 में इलेक्शंस हुए हैं और देश कब आज़ाद हो रहा है अपना? 1947 के अंदर। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो स्टार्ट हो गया था वो हमारे इंडिपेंडेंट होने से पहले ही शुरू हो गया था, कि हमें एक संविधान के ऊपर काम करना है, वो हमने आज़ाद होने से पहले ही हमारा काम शुरू कर दिया था। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946 के अंदर। ये लोग पहली बार बैठे थे कि हमें किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, क्या क्या उसमें हम इंक्लूड करेंगे, कौन कौन लोग होंगे। तो ये सारी मीटिंग, उनकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिसंबर के अंदर 1946 के अंदर। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसको ऐसा समझो, 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई। उस टाइम पे इंडिया जो था वो क्या था? वो था अनडिवाइडेड इंडिया। अब अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब था कि इस जगह, इस टाइम तक इंडिया जो था उससे पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। यानी कि इंडिया जो था अनडिवाइडेड था, मतलब पाकिस्तान का कोई एग्जिस्टेंस उस टाइम तक नहीं थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी भी थी उस टाइम, तो वो पाकिस्तान का जो जोग्राफिकल एरिया था और जो इंडिया का मेन लैंड जो आज हम देखते हैं, उन दोनों लोगों को मिला के बनी थी उस टाइम पे। ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, तो एक साल बाद जब हमें आज़ादी मिलती है, उसी टाइम पे इनका भी पार्टीशन हो जाता है, पाकिस्तान भी अलग हो जाता है। तो वही लिखा है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो थोड़े टाइम बाद कंट्री जो है हमारी, वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो जाती है। फिर
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान पार्टीशन तो ले लिया, इंडिया का भी डिवाइडेशन हो गया, मतलब कि पाकिस्तान इधर हो गया, इंडिया इधर हो गया। लेकिन जब एक साल इन्होंने साथ में मिलके काम करा तो वो तो एक सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे थे ना। तो उससे क्या हुआ कि जब ये डिवाइड हुआ तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली निकल के आई। एक थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जो कि प्रॉपरली इंडिया के लिए कानून बना रही थी, जो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया था। और एक निकल के आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान जो कंट्री बनी थी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। ठीक है, समझ आया? तो ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके चेयरमैन भी थे। चेयरमैन मतलब इनके अंडर में सारा काम हो रहा था, ये मेनली लीड कर रहे थे। ठीक है, तो क्या था? द असेंबली डेट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उसके अंदर टोटल लोग कितने थे? 299 मेंबर्स। तो क्या स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में, तब भी 299 मेंबर्स थे क्या? नहीं, ये 299 मेंबर्स है किसके? डिवाइडेड इंडिया के। उससे पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो थी अनडिवाइडेड इंडिया की, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था, उसमें मेंबर्स ज़्यादा थे। लेकिन जब डिवाइड हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी तो कम होंगे ना, क्योंकि उनका जो जोग्राफिकल एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उनके, वो तो उनके लिए अब कानून बना रहे हैं। और जो बचे कुछ हैं, यानी कि जो 299, वो इंडिया के लिए कानून बना रहे हैं, है ना? द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, but it came into effect on जनवरी 1950। अब एक चीज समझना, ये जो लिखा हुआ है कि यार असेंबली ने अडॉप्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन को, कब अडॉप्ट करा? 26 नवंबर 1949, मतलब इस टाइम तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार हो चुका था। ठीक है, तो हमने अडॉप्ट तो कर लिया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में कब लाया, मतलब कंप्लीटली उसको इम्प्लीमेंट कब करा? वो हमने करा 26 जनवरी 1950। तो अब एक क्वेश्चन आया होगा कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है, जब हमने अडॉप्ट भी कर लिया है, तो एक दो मंथ का हमने वेट क्यों करा उसको इफेक्ट में लाने के लिए? तो ये जो स्टोरी निकल के आती ना, ये हमारे जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था, जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, तो एक सेरेमोनियल एक इवेंट हुआ था, वो थोड़ा मैं समझाता हूँ। 1929 के अंदर कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था। ठीक है, सेशन मतलब कि जब कांग्रेस कहीं पे भी किसी जगह पे अपनी मीटिंग करती थी, तो उस जिस सिटी के अंदर वो करते थे तो उसको सेशन का नाम देते थे। तो 1929 में लाहौर सेशन हुआ, जिसको लेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने वहाँ पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया? पूर्ण स्वराज। अब पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यानी कि इस टाइम से पहले जितने भी सेशन हो रहे थे, तो कांग्रेस का ये था कि यार तुम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मत दो, हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो कि हम हमारा कानून बना ले, हम आपके अंडर में रहेंगे, बट कानून हम बनाए, हमारे हिसाब से बनाए। ये सब हमारी डिमांड्स थी पहले। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1929 के अंदर लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज कंप्लीटली डिक्लेयर कर दिया कि हमें तो अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये फर्स्ट इवेंट था हमारी हिस्ट्री के अंदर, जब जो कांग्रेस थी या कोई भी पार्टी थी, उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी। तो इस सेरिमोनियल जो ये हुआ था इवेंट, ये हुआ था हमारे 1929 26 जैन को। ठीक है, ये डेट थी उस टाइम की। तो इस सेरेमोनियल इफेक्ट को सॉरी इवेंट के हिसाब से कि हाँ यार ठीक है, उस टाइम हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस कर दी थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने 26 जनवरी को हमने इफेक्ट में लाया कॉन्स्टिट्यूशन, कि चलो पूर्ण स्वराज हमने उस टाइम पे ली थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि यार एक अच्छा इवेंट था, तो थोड़ा रुक जाते हैं, और जो 26 जनवरी आ रही है उस टाइम पे हम इफेक्ट में ले आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो मेन रीज़न ये था, है ना? तो अभी जो 26 जनवरी है, हम उसे
रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। रिपब्लिक डे का मतलब होता है, हिंदी में हम जानते हैं उसको स्वतंत्र दिवस के रूप में। सॉरी, यहाँ गणतंत्र आएगा। गणतंत्र दिवस के रूप में कि यार हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम पे पूरी कंट्री के अंदर इफेक्ट लेके आ गए। अब ये जो पूरा सिनेरियो बना है कि यार अडॉप्ट कर लिया हमने 26 नवंबर 1949 को और इफेक्ट में लेके आ गए 26 जनवरी 1950 में। तो ये जो बीच के जो 1 से लेके 2 मंथ्स रहे हैं, क्या इसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं हो रहा था? क्या इस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन लागू नहीं हुआ था? क्या कोई भी प्रोविजन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जो मेजर, जो मतलब पूरा जो ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन था उसको तो हमने 26 जनवरी को इफेक्ट में लेके आए 1950 में। लेकिन कुछ प्रोविजंस थे जो कंट्री को रन करने के लिए स्मूथली इम्पॉर्टेंट थे, पाइवटल थे, उनको हमने 26 नवंबर 1949 को ही इफेक्ट में ले आया था। तो इससे क्या क्रक्स, इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि 26 नवंबर 1949 को हमने कुछ प्रोविजंस को इफेक्ट में लाया, लेकिन जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने इफेक्ट के अंदर लेके आए 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आया समझ? तो अब एक और क्वेश्चन उठ के आता है कि यार 1950 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में लेके आए थे, ठीक है, तो अब 1950 है ना, एक चीज देखना कि 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, अभी क्या चल रहा है 2025, है ना? तो पॉइंट निकल के आता है कि यार वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो। डिकेड्स का मतलब होता है कि एक डिकेड में 10 ईयर्स होता है ना, इस हिसाब से तो 7 डिकेड्स हो चुके हैं, है ना? तो क्यों, आखिर क्यों इतने पुराने इतने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो बनाया कानून वो अभी हम क्यों माने, है ना? तो वो समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, है ना? इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट बनाया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, जो वहाँ के लीडर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठ के काम कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल उनकी ही आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया। उस टाइम के अंदर जो इतनी सारी डाइवर्सिटी थी जो अभी भी हम देखते हैं, वो हर उस टाइम की ब्रॉड जितनी भी प्रॉब्लम सिचुएशंस डाइवर्सिटी थी उन सबको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और आज भी हमारे पास वो सारी डाइवर्सिटीज है, आज भी हमारे पास अलग अलग कम्युनिटीज है ना? तो over the last half a century, several groups have questioned some provision of the constitution। तो इसको ऐसे समझो कि यार कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, इतना टाइम भी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि इतने सालों में कभी किसी भी पॉपुलेशन के लोगों ने सवाल नहीं उठाया। कुछ प्रोविजंस पे लोगों ने सवाल उठाया है, कुछ प्रोविजंस चेंज भी हुए हैं अमेंडमेंट के थ्रू, है ना? लेकिन बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी has ever questioned the legitimacy of the constitution itself। legitimacy का मतलब होता है जायज, जायज समझ लो, जायज, कि ये जायज है ना? यानी कि ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है उसमें कुछ कुछ प्रोविजंस के ऊपर अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी ने क्वेश्चन उठाया है और कई बार उनको चेंज भी करा गया है। लेकिन आज तक कोई सिंगल ग्रुप, कोई सिंगल पार्टी भी नहीं हुई है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पे सवाल उठा दिया हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस फाउंडेशनल आइडियोलॉजी पे बेस है वही गलत है। तो ये आज तक कभी नहीं हुआ। एक ये रीजन हो जाता है कि आज भी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, है ना? आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। अब इससे क्या निकल के आ रहा है? जो 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से ही लोग आए थे।
मतलब कि इंडिया के हर कोने से जो जो लोग अलग अलग कम्युनिटी रहती है वहाँ से हर एक बंदा, या मतलब कह सकते हैं आसपास के लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। हर एक कम्युनिटी का ख्याल रखा गया था। कोई अगर नॉर्थ में रहता है तो उनका ख्याल रखा गया कि वहाँ की कंडीशंस कैसी है, वहाँ की सिचुएशंस कैसी है, वहाँ के लोगों को क्या नीड है। कोई वेस्टर्न पार्ट में रहता है तो उनका ख्याल गया रखा गया। कोई सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में रहता है तो उनका ख्याल रखा गया। कोई नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहता है तो उनके लिए चीज़ें करी गई। कोई सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहता है तो उनकी नीड्स का भी ख्याल रखा गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो एज अ होल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, और इंडिया के अंदर रहने वाली अलग अलग डाइवर्सिटी ऑफ पीपल को, सबको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है। अब एक निकल के आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी थी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है मैंने आपको समझाया था कि एक सर्टेन एज के बाद हर कंट्री के अंदर वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। आपने ये अटेंड कर ली एज तो आप पब्लिकली जाके वोट दे सकते हो, आपके रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हो। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, मतलब उसमें कोई ऐसे पब्लिकली वो नहीं हुआ था वोटिंग कि आपने पूरे इंडिया से वोटिंग करा दी हो कि आप इनको चुनो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। So that Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India, मतलब कि सारे जो इंडिया के लोग हैं उनके द्वारा नहीं चुनी गई थी। अब इसका मेजर रीज़न ये भी था कि हमारा देश जब 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो हम तो उस टाइम तक ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर थे ना। हम इंडिपेंडेंट तो हुए नहीं थे, तो हम ब्रिटिशर्स के अंदर में थे। तो उस टाइम पे वोटिंग कराना ऑल इंडिया में ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स कराएंगे नहीं। अब क्यों नहीं कराएंगे ये चीज़ समझना। ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था? ब्रिटिशर्स को केवल और केवल मतलब था पैसे से, यानी मनी से। ये इतना बड़ा तुम वोटिंग वोटिंग करा दोगे, खेल दोगे, तो तुम तो पैसा वेस्ट करोगे ना उनकी नज़र में। तो ये तो हुआ नहीं। ठीक है। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मैंशनड अबव। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का मतलब उस टाइम की जो स्टेट असेंबलीज थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके जो लेजिस्लेचर्स थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग आए हैं तो वो ऑलरेडी उन लोगों के द्वारा चुने गए हैं जो कि वहाँ इलेक्टेड थे, किसमें? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी स्टेट असेंबलीज के अंदर। ठीक है। on the constituent assembly ensured a fair geographical share of member from all the regions of the country। इसके पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको समझाया था कि पूरे देश के कोने कोने से हर एक पर्टिकुलर ग्रुप का ध्यान रखा गया था कि की नीड्स का सबकी नीड्स का ख्याल रखा जाए। और मतलब अभी हम जब आगने वाली स्लाइड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कहाँ कहाँ से बिलोंग करता था। तब आपको समझ में आएगा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनावट थी उसमें जो लोग थे वो केवल एक जगह से नहीं आ रहे थे, वो पूरे कंट्री में से आए थे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठ के आता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। यार ये बात तो सच है, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस एक बहुत ही मेजर पार्टी थी। जो कांग्रेस थी, जब महात्मा गांधी जी भी थे तो उन्होंने काफ़ी एक मास इकट्ठा कर लिया था। मास का मतलब होता है, मासेस का मतलब होता है एक काफ़ी बड़ी पब्लिक उन्होंने सपोर्ट में ले ली थी। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या दूसरे लेजिस्लेचर में थे वहाँ पे भी कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ज़्यादा थे। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से डोमिनेट तो कर रही थी। मतलब जो कांग्रेस के लोग थे उनसे डोमिनेटेड तो थी, मतलब उनके लोग ज़्यादा तो थे। तो क्या था? द कांग्रेस itself include a variety of political groups and opinion। अब ऐसा भी नहीं है कि एक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम की थी, तो ऐसा भी नहीं है कि वो सिंगल आइडियोलॉजी पे काम कर रही थी, है ना। उसके अंदर भी काफ़ी ग्रुपिंग थी, काफ़ी लोग थे जो शायद अलग अलग ख्याल रखते थे कि हमें इस तरीके से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चलाना चाहिए या हमें इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहिए। तो कांग्रेस विद इन कांग्रेस के अंदर, यानी ये जो मान लेते हैं ये कांग्रेस है सर्कल में, तो कांग्रेस के अंदर भी बटे हुए थे लोग ग्रुपिंग्स के अंदर। ठीक है। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। और जो नॉन कांग्रेस लोग थे, जो कांग्रेस से बिलोंग नहीं कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो भी उनके कुछ आइडियोलॉजी से, कुछ उनकी बातों से एग्री नहीं कर रहे थे कि यार ये जो
चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं वो सही नहीं है जो कांग्रेस बता रही है ना। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड members from different language groups, castes, classes, religions एंड ऑक्यूपेशंस। मतलब कि असेंबली जो थी मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी अलग अलग लैंग्वेज वाले लोगों को, अलग अलग कास्ट से आने वाले लोगों को, अलग अलग क्लासेस, क्लासेस से मतलब है इकोनॉमिकल क्लासेस, है ना, इकोनॉमिकल क्लासेस, यानी कि अमीर लोगों को, गरीब लोगों को, कि हाँ यार ये मिडिल क्लास, ये अपर क्लास, ये लोअर क्लास, तो उसका भी ख्याल रखा जा रहा था। और ऑक्यूपेशन, अलग अलग फील्ड के अंदर काम करने वाले लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो हर तरीके के लोगों का, हर तरीके की ग्रुपिंग का, सबका ख्याल रखा जा रहा था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। आगे बढ़ते हैं। द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्र या हॉलीनेस, दोनों एक ही है, कुछ भी कह लो, है ना। यानी कि द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जिस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जिस तरीके से, जिस लेजिटिमेसी के थ्रू, जिस तरीके से उन्होंने अकाउंटेबल होके काम करा लोगों के लिए, तो वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक हॉलीनेस प्रोवाइड करता है, एक मतलब एक पवित्र डॉक्यूमेंट के रूप में हमें मिलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और उसका रीज़न ही क्या रहा था कि जो हमारे मेंबर्स थे उन्होंने इस तरीके से काम करा था कि आज हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक पवित्र, एक हॉलीनेस डॉक्यूमेंट के रूप में देखते हैं, है ना। तो क्या था, फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। तो होता है ना कि अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आप बना रहे हो अलग अलग देशों से, मैंने पिछली बार क्लासेस में बताया था कि हमने कुछ कुछ प्रोविजंस अलग अलग कंट्री से उठा उठा के हमारे अंदर जो हमें सूट होते हैं वो हमने लिए हैं। तो जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे स्टार्टिंग में उन पे डिसीजन हुए, उन पे एग्री भी करे लोगों ने। फिर क्या होता है, देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी chaired by डॉक्टर अंबेडकर prepared a draft constitution for discussion। तो फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी जो लिख रही थी, जो बना रही थी, उनको चेयर कर रहे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मतलब एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ एक आपने डॉक्यूमेंट बनाया और आपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके सामने रखा और उस पर आपने डिस्कशन करवाया कि ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इस पर डिस्कशन करो और बताओ कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है, या ये प्रोविजन सही नहीं है, क्या चेंज हम ला सकते हैं। तो उस पर क्या हुआ, सेवरल राउंड्स ऑफ हॉरो several rounds through discussion took place on the draft constitution clause by clause। क्लॉज बाय क्लॉज का मतलब क्या होता है कि कोई एक्ट निकला है, ठीक है, एक्ट के अंदर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें शेड्यूल्स होते हैं, एक्ट होते हैं, है ना, क्लॉज होते हैं, सब क्लॉज होते हैं एक ही एक आर्टिकल के, है ना। मतलब ऐसे समझो कि जैसे आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल के अंदर क्लॉज होते हैं, फिर उसके अंदर भी सब क्लॉज होते हैं। तो जो डिस्कशन चल रहा था वो, अगर कोई भी एक आर्टिकल भी है तो उसके सब क्लॉज बाय क्लॉज, कि उसके सब क्लॉजेस पे भी हम बात कर रहे थे कि यार ये चीज़ सही है नहीं है, ये चीज़ सही रहेगी नहीं रहेगी हमारी कंट्री के लिए। तो ये सारा डिस्कशन हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चल रहा था। तो क्या था, मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। यानी कि 2000 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंसीडर करे गए कि हाँ यार इन पे अमेंडमेंट होना चाहिए, ठीक है। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड डे स्प्रेड ओवर 3 years। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 1946 के अंदर जो हमारी दिसंबर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी, और जब प्रॉपर बन के तैयार हो गया था, उसके पूरा टाइम पीरियड लगा था हमें 3 साल का। अब अगर थोड़ा सा मैं प्रिसाइसली तुम्हें बता दूं टाइम कितना लगा था, तो हमारी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था हमें टाइम 2 years 11 months एंड
18 डेज। इतना टाइम हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा। अब क्यों लग गया भाई इतना बड़ा टाइम? क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हम देखें तो हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतने सारे लोग हैं, तो सबका ख्याल रखना होता है। तो हमने क्या करा था ना कि अलग अलग वर्ल्ड से, अलग अलग कंट्री से हमने प्रोविजंस लिए थे, उन पे भी डिस्कशन करा था, सारी चीज़ें देखी थी। तो इन सब एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन, एक होली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तब जाके आज जो हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं वो हमारे सामने है। ठीक है। रैशनल इज रिकॉर्डेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। रैशनल, रैशनल का मतलब क्या हुआ? रैशनल का मतलब है लॉजिक, यानी कि लॉजिकल। जो डिबेट्स हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जो मेंबर्स डिबेट्स कर रहे थे, उसमें रैशनल दिखा। रैशनल मतलब लॉजिकल डिबेट्स हो रही थी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोले जा रहे हो, कोई किसी चीज़ का कोई बेस ही नहीं है, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, आप उस प्रोविजन पे कुछ भी बोल रहे हो। अगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। कुछ भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी तो वो सारी चीज़ें लॉजिकल थी, कि हाँ सच में इनका मायने रखती है। तो सारी चीज़ें फैक्ट्स पे चल रही थी, कोई हवा में बातें नहीं कर रहा था उधर। ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे लीडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एक एक करके जो हमारे मेजर लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके हम लाइफ के बारे में जानेंगे। ठीक है। वो किस बैकग्राउंड से आते थे ये हम जानेंगे। इंडिपेंडेंस के अंदर उनका क्या स्ट्रगल रहा था, उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो फिर क्या हुआ उनके साथ। ये चीज़ें हम धीरे धीरे करके एक एक इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे वल्लभ भाई जवर भाई पटेल से, यानी जिन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म था वो हुआ था 1875, और इनकी डेथ हो गई थी 1950 के अंदर। ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था गुजरात के अंदर। अब इनकी लाइफ के बारे में देखना, ये मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ होम, यानी होम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर रह चुके थे ये। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन इंटीरियम गवर्नमेंट, उसके भी मिनिस्टर रह चुके थे ये। अब एक ये वर्ड आया ना कि आपने सुना होगा कि यार गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो समझ में आता है गवर्नमेंट क्या होती है, ये इंटीरियम गवर्नमेंट क्या था। अब इसको समझो कि देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी 1946 के अंदर, और जब देश आज़ाद भी हो गया था तो हम इतने भी स्टेबल नहीं थे, और एकदम हमने ऐसा तो था नहीं कि हमने इलेक्शन करा दिए और हमने इलेक्ट कर लिया। तो जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा है तो उस टाइम तक भी कंट्री को रन करने के लिए एक गवर्नमेंट तो चाहिए होती है ना, एक रेप्लिका गवर्नमेंट तो चाहिए होती है। तो उस रेप्लिका गवर्नमेंट को हम बोलते हैं इंटीरियम गवर्नमेंट। आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें एक वर्ड भी आएगा कई बार, इंटीरियम बजट। तो वो भी यही होता है, वो भी हम बाद में समझेंगे कभी जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे। तो ये था इंटीरियम गवर्नमेंट का मतलब। आगे देखते हैं। तो पेशे से यानी कि बैकग्राउंड से ये एक लॉयर भी थे। इन्होंने लीडर ऑफ द बरदोली पीजेंट सत्याग्रह, जो बरदोली के अंदर, पीजेंट का मतलब होता है किसान, है ना, जो बरदोली के अंदर किसानों का सत्याग्रह हुआ था। अब ये किसके ऊपर हुआ था? तो यहाँ क्या हुआ था बरदोली के अंदर, जो वहाँ के पीजेंट्स थे उनके ऊपर लैंड टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो उसके अगेंस्ट में बरदोली पीजेंट सत्याग्रह हुआ था। उसके लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, है ना। आगे देखते हैं। ही प्लेड ए डिसिसिव रोल, यानी कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन, है ना, टी है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स मतलब जब देश आज़ाद भी हुआ था और जब देश आज़ाद भी नहीं था, तो कुछ तो हमारा जो पार्ट था वो तो राजा महाराजाओं के अंडर में था, जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट से जानते थे। अब जब देश आज़ाद हो गया तो हमें इनका इंटीग्रेशन भी तो करना होगा ना, क्योंकि अगर इनका इंटीग्रेशन नहीं करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा कौन? वो तो उनके लॉ से चलते रहेंगे।
और एक कंट्री को कंट्री बनानी है, इंडिया को एज अ होल, तो हमें सबको साथ लेके चलना होगा। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके इंटीग्रेशन में, मतलब इंडिया के अंदर इंटीग्रेशन करने में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। थोड़ा सा मैं अगर फैक्ट बताऊं तो कितने 565 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने में, इंटीग्रेशन करने में सरदार वल्लभ भाई जी ने मदद करी थी। बाद में जाके ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बने इंडिया के। तो ये कहानी थी हमारे वल्लभ भाई जवर भाई पटेल जी की। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है अबुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म हुआ था 1888 और इनकी डेथ हुई थी 1958 में। अब एक बहुत गौर करने की वाली बात है, इनका जन्म हुआ था सऊदी अरेबिया में। देख रहे हो, इंडिया में पैदा नहीं हुए थे ये एक एजुकेशनिस्ट थे, मतलब जो पढ़ाई में ज़्यादा रुचि रखते थे, पढ़ाते थे। ये एक ऑथर थे, ऑथर मतलब ये लिखते थे, है ना। और एक ये थियोलॉजियन थे, थियोलॉजियन एक ये वर्ड आया। अब थियोलॉजी क्या होती है, पहले थियोलॉजी समझते हैं। थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस बिलीव। यानी कि एक ऐसी स्टडी जिसमें आप रिलीजन के बारे में पढ़ते हो, रिलीजियस बिलीव्स जैसे होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर सती प्रथा होती थी हिंदुओं के अंदर, वैसा कुछ कि आप रिलीजियस बिलीव्स पढ़ते हो, रिलीजन के बारे में पढ़ते हो, तो उस स्टडी को हम बोलते हैं थियोलॉजी। और अब जो थियोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, जो थियोलॉजी पढ़ते हैं या ज़्यादा थियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं, उन्हें हम थियोलॉजियन कहते हैं या थियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। ये एक स्कॉलर भी थे अरेबिक लैंग्वेज के, ये कांग्रेस के लीडर भी थे, और ये नेशनल मूवमेंट जो इंडिया का था उसमें एक्टिव भी थे। मतलब इन्होंने भी बहुत अच्छा रोल दिया था हमारे नेशनल मूवमेंट्स के अंदर, इंडिपेंडेंस के अंदर। ठीक है। इन्होंने, अब देखना, ये खुद एक मुस्लिम थे बट इन्होंने अपोस्ट करा मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को। जो मुस्लिम लीग उस टाइम चाहती थी कि हमारा पाकिस्तान का पार्टीशन हो, इन्होंने उस चीज़ को भी अपोज करा कि तुम लोग इन चीज़ों पे फोकस ना करो, तुम अभी इस चीज़ पे देखो कि यार हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, हमारा देश एक होना चाहिए। ठीक है। लेटर ये बने एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट। जो हमारा फर्स्ट यूनियन कैबिनेट बना था उसके अंदर ये एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। तो ये कहानी थी हमारी अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। अब हमारे पास आते हैं टीटी कृष्णनामाचारी। इनका जन्म हुआ था 1899 1975 के अंदर। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के अंदर। अब एक चीज़ देखना, मैंने पहले बताया वो सऊदी अरेबिया में है और ये तमिलनाडु में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मैंने बताया गुजरात में। जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरे इंडिया को अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये दिख रहा है ना कि एक मेंबर तो है तमिलनाडु से, एक थे गुजरात से। ठीक है। आने वाले जो लीडर्स भी होंगे वो भी अलग अलग जगह से होंगे, वो भी हम देखेंगे। तो ये क्या थे? ये मेंबर थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये एंटरप्रेन्योर भी थे, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, और एक कांग्रेस लीडर भी थे। बाद में जाके ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बने यूनियन कैबिनेट के अंदर। ठीक है, आया समझ। अब हमारे प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। तो इनका जन्म हुआ था 1884 1963 के अंदर। और ये कहाँ पैदा हुए थे? ये हुए थे बिहार के अंदर। ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके भी प्रेसिडेंट थे। ये पेशे से लॉयर भी थे, और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उनमें भी इनका एक मेजर रोल था। ठीक है। और ये 3 टाइम्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कांग्रेस के। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी ना, तो कांग्रेस की लीडरशिप भी चेंज होती रहती थी बार बार, कि आज मतलब कुछ टाइम बाद ये प्रेसिडेंट बनेंगे, कुछ टाइम तक ये प्रेसिडेंट बनेंगे। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं।
फिर बाद में जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे हमारे प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जयपाल सिंह के बारे में। अब आई नो ये थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स है तो थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा इनके बैकग्राउंड के बारे में। तो अब तुम भी बेयर करो, मैं भी कर ही रहा हूँ। तो जयपाल सिंह थे, इनका जन्म हुआ था 1903 से और इनकी डेथ हुई थी 1970 के अंदर। इनका जन्म हुआ था बच्चों झारखंड के अंदर। ये एक स्पोर्ट्समैन भी थे। बढ़िया बात है, पहला कोई ऐसा इंसान आया अभी तक जो खेल कूद में इंटरेस्टेड है। ये एजुकेशनलिस्ट भी थे, मतलब खेल कूद में भी अच्छे थे, एजुकेशन में भी अच्छे थे। ठीक है। और क्या थे और देखते हैं। ये आदिवासी महासभा के फाउंडर प्रेसिडेंट भी थे। अब ये आदिवासी महासभा किसके रिगार्डिंग थी? तो ये जो आदिवासी महासभा थी, ये लोग चाह रहे थे टू क्रिएट अ स्टेट कॉल्ड झारखंड। जो आज हम झारखंड स्टेट देखते हैं, उसकी नींव, उस पर वर्क करने का आइडिया, या जो उस टाइम की गवर्नमेंट पे प्रेशर लाने का टाइम का था कि हाँ यार वहाँ के आदिवासियों के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए, उसको लीड, उसके लिए मेन जो पर्सन रहे थे वो थे जयपाल सिंह। ठीक है। लेटर देखो, फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी, इन्होंने झारखंड पार्टी को भी फाउंड करा, एक पार्टी भी बनाई झारखंड के बाद। फिर बाद में हम आज देखते भी है कि हमारे पास एक स्टेट है झारखंड के नाम से। तो ये कहानी थी हमारे जयपाल सिंह की। अब हमारे पास है H.C. मुखर्जी। तुम साथ साथ में पिक्चर भी देखते रहना, ताकि तुम्हें इमेजिन होता रहे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, किस इंसान के बारे में जान रहे हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1887 में, इनकी डेथ हुई 1956 में, और ये पैदा हुए थे बंगाल के अंदर, है ना। ये वाइस चेयरमैन थे बच्चों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और एक रेप्यूटेड ऑथर थे, एजुकेशनल एजुकेशनिस्ट थे, है ना। मतलब ये लिखते भी थे, पढ़ाते भी थे, रिसर्च भी करते थे, है ना। ये कांग्रेस लीडर भी थे। ये मेंबर भी थे किसके? ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के और बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के। और बाद में जाके ये जो वेस्ट बंगाल था, उसके गवर्नर भी बनते हैं H.C. मुखर्जी। अब हमारे पास है जी दुर्गाबाई देशमुख। इतने सारे लीडर्स के अंदर पहली फीमेल आई है ये, है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये थे हमारे जी दुर्गाबाई देशमुख। तो इनका जो बर्थ हुआ था 1909 में हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी 1981 में। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश से। देख रहे हो ना, अभी तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, झारखंड तो बाद में बना था, चलो। तो अलग अलग जगह से ये लोग आ रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। तो ये क्या थे? एडवोकेट थे। एडवोकेट का मतलब वकील थे। और पब्लिक एक्टिविस्ट थे। पब्लिक एक्टिविस्ट का मतलब होता है कि पब्लिक के लिए काम करना। जो लोग खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, तो ये पब्लिक एक्टिविस्ट जो होते हैं वो उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो लेकिन ये पब्लिक एक्टिविस्ट थे किस चीज़ के लिए? तो पब्लिक एक्टिविस्ट फॉर वुमेन इमेंसिपेशन। अब एक वर्ड आ गया, वुमेन इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन क्या होता है? इमेंसिपेशन का मतलब होता है टू फ्री समवन फ्रॉम कंट्रोल ऑफ अनदर। यानी कि किसी इंसान को किसी और इंसान या किसी ग्रुप से, कंट्रोल से आज़ाद कराना। तो यहाँ वुमेन्स इमेंसिपेशन से इनका मतलब था कि इनको, मतलब उस टाइम पे ये कंडीशंस थी ना कि वुमेन को कम समझा जाता था एज कम्पेयर टू मेल, है ना। तो ये जो इनइक्वालिटीज उस टाइम पे थी, तो ये उसके रिगार्डिंग पब्लिक एक्टिविस्ट करते थे, उनके खिलाफ लड़ते थे। मतलब पब्लिक एक्टिविस्ट इन द सेंस कि कोर्ट के अंदर जाके कि हाँ यार इनके साथ ये गलत हो रहा है, इनके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, इनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और ये फाउंडर भी थे आंध्र महिला सभा के। ठीक है। एक कांग्रेस लीडर भी रह चुके हैं। और बाद में जाके
ये फाउंडर होते हैं किनके, चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। अभी भी देख लो, सेंट्रल सोशल वेलफेयर वेलफेयर बोर्ड, यानी कि इन्होंने इतना अच्छा काम करा था वुमेन्स के रिगार्डिंग कि इनको चेयरपर्सन बनाया गया था, जो हमारी सेंट्रल सोशल वेलफेयर वेलफेयर बोर्ड बनी थी उसका। तो ये थी हमारी जी दुर्गाबाई देशमुख। अब हमारे पास है बलदेव सिंह। इनका जन्म हुआ 1901 और इनकी डेथ हुई 1961 में। इनका जन्म हुआ था हरियाणा में। ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे। एंटरप्रेन्योर मैंने बताया बिजनेसमैन जो होते हैं, जो एक कोई ऐसी चीज, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है, पहले तो ये समझ लो, ऐसा कोई आइडिया नहीं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, ऐसा कोई बिजनेस आइडिया नहीं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। आप कुछ ऐसा कंट्री के अंदर नया लेके आ रहे हो, कुछ ऐसा इन्वेंट कर रहे हो जो कि आज से पहले कभी हुआ नहीं था। फॉर एग्जांपल ओला ले लो आप, ठीक है, जोमेटो ले लो। ये कुछ एंटरप्रेन्योर थे, एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस थे जो हमें आज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे और एक लीडर थे पैंथिक अकाली पार्टी के, कहाँ, पंजाब असेंबली के अंदर। और एक नॉमिनी भी थे ये कांग्रेस के इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कांग्रेस ने इनको नॉमिनी यानी इनको लिया था, इनको नॉमिनेट करा था कि हाँ, आप भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा लो। लेटर ये डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं यार, जाके कहाँ, यूनियन कैबिनेट के अंदर, जो हमारा कैबिनेट बनता है उसके अंदर। अब है हमारे पास कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। इनका जन्म हुआ 1887 में गुजरात के अंदर। इनकी डेथ होती है 1971 में। ये भी एक वकील थे, यानी कि एडवोकेट थे, एक हिस्टोरियन थे, इतिहास में इनको बहुत ज़्यादा रुचि थी, है ना। एक लिंग्विस्ट थे, यानी कि अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, अलग अलग भाषाओं को जानने वाला, उन्हें हम लिंग्विस्ट कहते हैं। ठीक है, और क्या थे ये एक कांग्रेस लीडर थे और एक गांधीयन थे। अब गांधीयन का मतलब क्या है कि जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी ना, नॉन वायलेंस वाली हो गई, ब्रदरहुड वाली हो गई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाली हो गई, तो जो गांधी जी को आइडियोलॉजी को ये मानते थे, तो इसलिए हम इन्हें गांधीयन कहते हैं कि गांधी जी की जो फिलोसॉफी आइडियोलॉजी थी ये उनको फॉलो करते थे। बाद में जाके ये एक मिनिस्टर भी बनते हैं यूनियन कैबिनेट के अंदर, और स्वतंत्रता पार्टी को ये फाउंड भी करते हैं, यानी कि ये फाउंडर भी हैं स्वतंत्रता पार्टी के। अब आते हैं हम हमारे भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर, जो हमारे चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर 1891 के अंदर, और इनकी डेथ होती है 1956 के अंदर। तो ये हमारे चेयरपर्सन थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये एक सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर भी थे। सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर, यानी कि जो जो सोसाइटी के अंदर कुछ प्रथा चलती आ रही है जो गलत है, पर जिन पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, तो जो उनके खिलाफ बदलने की सोच रखते हैं कि यार ये चीज़ें गलत हो रही है, मुझे इस पे स्टैंड लेना है, मुझे इन चीज़ों को बदलना है, तो हम उन्हें कहते हैं सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर। और ये एगिटेट एंड ही एगिटेटेड अगेंस्ट कास्ट डिवीजन एंड कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज। इस बारे में तो हम जानते ही हैं कि ये खुद भी एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने काफ़ी कुछ देखा था इनकी चाइल्डहुड के अंदर, और जब ये पढ़ते थे या कहीं कॉलेज में भी जाते थे, तो इन्होंने उस कास्ट डिवीजन जो चलता था हमारे इंडिया में, या जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज भी थी, अनटचेबिलिटी बोल सकते हैं जिन्हें, वो भी हमारे प्रैक्टिस होती थी, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ इनकी जंग रही थी। ठीक है, और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते भी हैं कि हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली गई है, जैसे आर्टिकल 17 हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 17 जो बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस थी अनटचेबिलिटी की जो हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट थी उस टाइम पे। तो जब ये ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा डालूं जो ये जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ है, कास्ट डिविजन्स है, वो कम हो सके, जो गंदी प्रैक्टिसेस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर लोगों के ऊपर करी जा रही है, उसका ऊपर काम हो सके, उसको ख़त्म कर सकूँ। तो जैसे अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस थी
जो कि काफ़ी प्रिवलेंट थी पास्ट टाइम्स में। तो उस वो जाके आगे कोई प्रॉब्लम ना बने, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 17 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड के फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है, यानी कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसमें ये लिखा गया है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। और क्या है, बाद में जाके ये लॉ मिनिस्टर भी बनते हैं फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का मतलब है जब इंडिया आज़ाद हो गया था उसके बाद जो कैबिनेट बना था, ये उसके लॉ मिनिस्टर भी बनते हैं। और ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर भी थे। तो ये कहानी थी हमारे भीमराव रामजी अंबेडकर की। अब हमारे पास है श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो इनका जन्म होता है वेस्ट बंगाल में। कब होता है? 1901 में। और डेथ कब होती है? 1953 में। तो ये मिनिस्टर थे फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द इंटीरियम गवर्नमेंट। इंटीरियम गवर्नमेंट क्या होती है मैंने समझा दिया। तो ये मिनिस्टर थे इंडस्ट्री एंड सप्लाई के। ये एक एजुकेशनिस्ट भी थे और एक लॉयर भी थे। ये एक्टिव भी थे किसमें? हिंदू महासभा में। और बाद में जाके ये भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं, है ना। तो ये थी हमारी कहानी श्याम प्रसाद मुखर्जी की। अब हमारे प्यारे चाचा जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। कब हुआ था? 1889 में। और इनकी डेथ हो गई थी 1964 में। तो ये हमारी जो इंटीरियम गवर्नमेंट थी उसके भी प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। मतलब जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन जो रन करने के लिए जो हमें गवर्नमेंट चाहिए होती है, रेप्लिका गवर्नमेंट, उसके प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये पेशे से, बैकग्राउंड से एक लॉयर भी थे और कांग्रेस लीडर तो थे ही। और एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब के इक्वालिटी को इन्होंने अपलिफ्टमेंट करने का बहुत काम करा था। सोशलिज्म यानी कि हाँ ठीक है, सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, ऐसा वैसा। डेमोक्रेसी को इन्होंने एडवोकेट करा, है ना। एंटी इंपीरियलिज्म। एंटी इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने कॉलोनीज बना ली थी हम उनकी, यानी कि एक कॉलोनी हमारी इंडिया भी थी ना, वो हमें कॉलोनी मानते थे उनकी। तो जो ये एंटी इम्पीरियलिज्म था, जो ब्रिटिशर्स अपने आप को आते थे और एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जो अंडर कंट्रोल ले लिया था, तो उसे हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं। और एंटी इम्पीरियलिज्म का मतलब है कि उनके खिलाफ होना। तो जो हमारे प्यारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाचा जवाहरलाल नेहरू जी, वो एंटी इम्पीरियलिज्म थे, मतलब इम्पीरियलिज्म के खिलाफ थे। बाद में जाके ये हमें पता ही है कि ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे चाचा जवाहरलाल नेहरू। अब है हमारे पास सरोजिनी नायडू। तो इनका जो बर्थ है वो होता है आंध्र प्रदेश के अंदर। कब होता है? 1879 के अंदर। डेथ कब होती है? 1949 के अंदर। तो ये एक पोएट भी थे, यानी कविता लिखते थे ये एक राइटर भी थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, है ना। अमंग द फॉरमोस्ट वुमेन लीडर्स इन द कांग्रेस, यानी कि जो कांग्रेस के अंदर वुमेन लीडर्स थे उनमें एक ये इम्पोर्टेंट लीडर भी रहे हैं। और बाद में जाके ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता है। अब हमारे पास है सोमनाथ लाहिरी। इनका जो बर्थ है वो हुआ वेस्ट बंगाल में। कब हुआ? 1901 यानी 1901 में। और डेथ कब होती है? 1984 में। ये भी एक राइटर थे, एडिटर थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे। और बाद में जाके जो वेस्ट बंगाल के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी उसके ये मेंबर भी बन जाते हैं। ठीक है। तो ये कहानी थी सोमनाथ लाहिरी की। ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, बाकी जो चैप्टर का बचा है वो हम आने वाले पार्ट में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर को कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल हो चुका था क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के बारे में पढ़ा। तो अब बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।